चलिए दोस्तों, टीचर भर्ती में एक टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। मैं उसको आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ सरल भाषा में। एक क्लास में पहले ही बना चुका था, लेकिन मेरा वीडियो क्रश हो गया, मेरा कैमरा काम नहीं किया समझे ना। तो फिर से मेरे को उसी क्लास को आप लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। यही तो होता है, लेकिन ठीक है, मेहनत से ही तो आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आप उसे कहेंगे जिसे कई बार हम विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक देखिए दो शब्दों से बना है, विधंशिष्ट, अर्थात उस बालक के देखरेख में हमें विशेष क्या करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा, विशेष शिष्ट करना पड़ेगा, है ना। उसको अलग से समय देना पड़ेगा। कई बार इन बच्चों को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। ये होता क्या है, सामान्य रूप से अगर आप देखें या औसत तरीके से अगर आप देखें तो बच्चे में या तो सामान्य रूप से या औसत रूप से बालक से दूसरे बालकों से, है ना, जो अन्य जो आसपास इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उससे उसका व्यवहार क्या होगा, भिन्न होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि 5 दूनी 10, बच्चे ने सुन लिया और दिमाग में वो बैठा लिया, जबकि दूसरे बच्चों को मैं समझा के थक रहा हूँ कि 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तब कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से थोड़ा सा अपंग है या चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये क्या होगा, उसको हमें समझाने और सिखाने, शिक्षण करने के लिए विशेष उपकरणों की ज़रूरत होती है। वही कहलाते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अर्थात हमने क्या किया, उसको विशेष प्रकार की आवश्यकता दे करके उसको सिखाने का कोशिश किया। ठीक, देखिए यही विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें विशेष लक्षण भी होते हैं, जिसे आप देख के समझ जाएंगे। अब हमको क्या करना पड़ता है कि बच्चों का विकास तो करना है, तो इनके विकास हेतु, अर्थात ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके विकास हेतु हमको क्या करना पड़ेगा, जो परंपरागत शिक्षण पद्धति हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि श्याम पट पे हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, बच्चा वहाँ से देख रहा है, लेकिन वो चीज़ उसके समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो दूसरे बालकों से व्यवहार में क्या है, भिन्न है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, परंपरागत शिक्षण पद्धति में बदलाव लाना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम बदलाव ला करके उसे क्या करें, उसका डेवलप कर सकें, उसे एजुकेट कर सकें, उसका विकास कर सकें। ठीक, अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है वो 6 क्षेत्र का निर्धारण करते हैं कि बालक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में शामिल करना है या नहीं करना है। तो 6 क्षेत्र का योगदान होता है इसमें, जिसमें सबसे पहले दृष्टि होता है। ठीक है, द आई साइट। देखते हैं कि जब बालक की नज़र इतना कमज़ोर हो जाए, जो बच्चा है उसका दृष्टि इतना कमज़ोर हो जाए, या बालक सामान्य मतलब बच्चों की तरह देख नहीं पा रहा है, तो जब बालक की नज़र इतना कमज़ोर हो जाए कि उसे सामान्य छपा हुआ जो अक्षर है, जो प्रिंटेड है, जो मुद्रित अक्षर है, ना दिखाई दे, उसे दिखाई नहीं दे, वह उस बच्चे को उस सामान्य अक्षर को देखने के लिए क्या होगा, विशेष साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ रहे हो, उस बच्चे को उस चीज़ों को देखने के लिए विशेष साधनों का प्रयोग करना होगा। तो ये क्या कहलाएगा, तो यही कहलाएगा आपका क्या, दृष्टि में उसमें कमी है। ठीक, अब होगा क्या, मान लीजिए मुझे कोई चीज़ें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूँ, चश्मा पहन रहा हूँ। ठीक, लेकिन उतनी भी ख़राब नहीं कि बिना चश्मा के रोड ही ना दिखे, थोड़ा बहुत मुझे पास की चीज़ें नहीं दिखती है। ठीक, इसलिए मैंने एक साधन का प्रयोग कर लिया है, लेकिन निकालूंगा तो भी मैं पढ़ के बता दूंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, लेकिन निकालने के बाद भी नहीं दिखता, तब मैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की कैटेगरी में आ जाता। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, पूर्ण अंधे होते हैं, पूरी तरीके से अंधे होते हैं, तो उसके लिए एक लिपि है, ब्रेल लिपि। ठीक, इसका किसने खोज किया था, तो लुइस ब्रेल ने इसका खोज किया था 1824 में। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, कब किया था, 1824 में किया था। किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था।
ठीक है। तो जो बच्चे पूरी तरीके से अंधे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए एक लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था 1824 में। जबकि दूसरा जो तत्व है, मैंने 6 प्रमुख तत्व बताया था कि किसी भी बच्चे को आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में शामिल करना है कि नहीं करना है, 6 प्रमुख पॉइंट बताया था। हमने पहले दृष्टि देखा, ठीक, आई साइट। अब देखेंगे अपन श्रवण। श्रवण क्या होता है? आपका हियरिंग एबिलिटी होती है, श्रवण शक्ति। मतलब जब किसी बालक को या किसी व्यक्ति को या किसी छात्र को, किसी बेटी को, किसी बेटा को, किसी को स्पष्ट सुनाई ना दे, जो हम कह रहे हैं वो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा हो कि हम क्या कह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रवण की शक्ति उस बालक में कमज़ोर है। अर्थात वो विशेष योग्यता वाले बालक है, उसको उस चीज़ को सुनने के लिए विशेष डिवाइस लगाना पड़ेगा या विशेष उपकरण की उसे ज़रूरत होती है। ठीक है। अब देखिए, इसे 3 प्रकार से 3 अलग अलग खंडों में इसे बांटा गया है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति 65 डेसिबल तक के चीज़ों को क्या करता है, सामान्य व्यक्ति सुन लेता है, इतने आवाज़ को 65 डेसिबल तक का। लेकिन यहाँ पे कोई बालक श्रवण अपंग है, श्रवण बाधित है कि नहीं है, वो कैसे जानेंगे? तो 3 कैटेगरी है बच्चों इसका। पहला क्या है, साधारण श्रवण बाधन, ठीक है। दूसरा मध्यम श्रवण बाधन, तीसरा गंभीर श्रवण बाधन। तो साधारण श्रवण बाधन मतलब होता क्या है कि कोई बच्चा 65 डेसिबल तक के आवाज़ को नहीं सुन पाता, इसीलिए उसे साधारण श्रवण बाधन, सामान्य तौर पे सुनने में उसे बाधा का सामना करना पड़ता है, उसे बाधा होती है, दिक्कत होती है, तो वो क्या कहलाएगा, साधारण श्रवण बाधन। जबकि मध्यम श्रवण बाधन आप उसे कहेंगे जिसमें बच्चा 66 मतलब 65 से ऊपर 66 से 70 डेसिबल तक के बातों को, आवाज़ को, साउंड को नहीं सुन पाता है, तब आप इसे क्या कहेंगे, मध्यम श्रवण बाधन कहेंगे। तीसरा जो बाधन होता है हियरिंग एबिलिटी का, वो क्या होता है, गंभीर श्रवण बाधन होता है। इसमें 71 से 90 डेसिबल तक की बातों को बच्चा अगर नहीं सुन पाता है तो उसे जो कान में प्रॉब्लम है, जो सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग एबिलिटी उसकी गंभीर श्रवण बाधन के अंतर्गत इससे अफेक्टेड मानी जाएगी, जो 71 से 90 के बीच के साउंड को नहीं सुन पा रहा है। ठीक। तीसरा जो तत्व है किसी को विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखने का, वो है गतिशीलता। गतिशीलता का तात्पर्य आप ऐसे समझिए कि आपने एक रेस लगाया, ठीक, जिसमें क्या है, सामान्य बच्चे जल्दी से दौड़ के 2 मिनट के अंदर में उस रेस को पूरा कर लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस रेस को पूरा कराने में 2 घंटे ले रहे हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं है, उसकी मोबिलिटी कमज़ोर है, अर्थात वो चल नहीं पा रहा है ढंग से या दौड़ नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, सामान्य बालकों की तरह जो दूसरे बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, उनकी तरह वो चल फिर पाने में सक्षम है या नहीं, इसका अध्ययन करते हैं। और अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, कुछ उपकरणों के माध्यम से, जैसे कि किसी का पैर अगर कटा है तो वो दे देते हैं उनको, है ना, जयपुरी पैर बोलते हैं ना, वैसे ही। और किसी का अगर हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास रिकमेंड करते हैं किसको, आर्थो को, ताकि वो उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करे। किसके में सूजन है या वाकई में वो चल नहीं पा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो गतिशीलता पर यहाँ पे विशेष दिया जाता है कि बच्चा जो है दूसरे बच्चों की तरह चल फिर पाने में सक्षम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे विशेष उपकरणों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि ना क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक मोबी चेयर आता है ना आजकल, मोबी मतलब मोबाइल मतलब मूवमेंट, तो ऑटो मोबाइल चेयर आता है, बटन दबाते ही साएं से चले जाते हैं, है ना, बच्चे लोग। तो वही चीज़ है, गतिशीलता की कमी है या नहीं है, इस चीज़ का जानकारी हमको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक।
अगला आपका है संप्रेषण। इसमें क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करने में अगर कोई बच्चा सक्षम है तब तो ठीक है, और अगर बच्चा विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, न अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है, न उसकी भावनाओं को वो कैच कर पा रहा है, सुन पा रहा है, तब वो कंडीशन क्या कहलाएगा, संप्रेषण की बाधा कहलाएगा। ठीक, देखिए, दूसरों को समझ पाना, ठीक है, कोई भी दूसरे को उसकी बातों को सुन के समझ पाना व खुद को समझा पाने में अगर हम सक्षम हैं तब तो ठीक है। अगर हम असक्षम हैं तब हम संप्रेषण की इस शिकार का, संप्रेषण की कौशल से हम कमज़ोर होंगे और हमें विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कहा जाएगा। फिर हमें कम्युनिकेशन के लिए विभिन्न प्रकार के उंगलियों के माध्यम से, अलग अलग उपकरणों के माध्यम से हमको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें मुख्यतः शब्दों पर बल देते हैं। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का सबसे पहला आधार होता है आपके वर्ड्स। आप किस वर्ड से क्या कह रहे हो, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो टोटल डिपेंड करता है आपके वर्ड्स पे। ठीक है, जब तक आप शब्दों को छोड़ेंगे नहीं तब तक सामने वाला आपकी फीलिंग्स को कैच नहीं कर पाएगा, समझ नहीं कर पाएगा और आपको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके शब्दों पर बल देते हैं। अगला है पांचवा, सामाजिक भावनात्मक संबंध। सामाजिक भावनात्मक संबंध होता क्या है, सोशल इमोशनल रिलेशंस होते हैं। जैसे कि एक रोबोट को आप बना दोगे तो उसमें भावनात्मक संबंध नहीं आएगा, वो वही करेगा जो कमांड उसे दिया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति, एक बालक या समाज में रह रहे किसी भी इंसान में ये तत्व होना चाहिए, वो समाज में भी रह रहे हैं और समाज के भावनात्मक संबंधों को न बना पाए और निभा पाए। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम यह ध्यान देते हैं कि अन्य के साथ, जो दूसरे हैं, अन्य के साथ संबंधों को हम बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है, उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा है, और उसे हम निभा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो अन्य के साथ जो संबंध बन रहे हैं उसे हम बना पा रहे हैं और उसे निभा पा रहे हैं कि नहीं, हम उसमें कितने सक्षम हैं या नहीं हैं, उस चीज़ के इसमें अध्ययन किया जाता है। अगर हम असक्षम हैं तब हम क्या करें, हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं पब्लिक से, सोसाइटी से, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो समाज में लोग हैं, भाई बहन है, माता पिता है ना, या हमारे आस पड़ोस के मित्र हैं, उनके साथ, अन्य के साथ हम संबंध को भी नहीं बना पा रहे हैं अच्छे से और हम उसे निभा भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम अन्य मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे फिर हमको अलग अलग प्रकार के ट्यूटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो सोशल गाइड करे आपको। ठीक है, अगला होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंसी। इसमें क्या होता है, उसे आप बुद्धिमत्ता से अपंग कहेंगे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की कैटेगरी में आप रखेंगे, जो क्या करेगा, बौद्धिक कार्यशीलता के स्तर से निम्न होगा। अगर मैंने उसे कहा कि ये पेन को बेटा आप जाइए टेबल पे रखिए, और उसने क्या किया, पेन को पकड़ा और वो खाने लगा, या पेन को आग में जला दिया, या पेन को कमोड में डाल दिया, या पेन को कहीं और फेंक दिया, तो वो क्या होगा, बच्चे की बुद्धिमत्ता में कमजोरी आपको देखने को मिल जाएगी। अर्थात बौद्धिक कार्यशीलता के स्तर में वो निम्न होगा। कार्यशीलता मतलब एक्शन लेना, तो दिमाग से काम वो नहीं ले पा रहा है, जो कहा जा रहा है उसके विपरीत कर रहा है, अलग कर रहा है। तो उस स्थिति में हमें क्या होगा, मेंटल टीचर की आवश्यकता पड़ती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में तब हम आ जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखिए, 3 प्रकार के चीज होता है, जैसे एक होता है क्षति, एक होता है अपंगता, एक होता है असक्षमता। अगर एग्ज़ाम में, क्योंकि एक बार आया था ने उसमें सेंट्रल टेट के एग्ज़ाम में, क्षति का अर्थ क्या है, तो क्षति का अर्थ वो होता है जब आपके शरीर में क्या हो, हानि हो जाए, जब आपके बॉडी में नुकसान पहुंचाए किसी अंग का। मान लो कि यहाँ से फिंगर कट गया, या नाक कट गया, आँख पड़ गया, अंधा हो गया, तो वो जन्म के बाद अचानक से शरीर में कोई हानि होती है किसी घटना के कारण या किसी दशा के कारण, तब क्या कहलाया जाएगा, उसे क्षति कहा जाता है।
जबकि अपंगता किसे कहते हैं? अपंगता मतलब होता है विकलांगता, विकलांग को अपंग कहते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में डिसएबिलिटी कहते हैं, डिसएबिलिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है, अपंगता केवल शरीर से नहीं होता, समझना, शरीर के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक रूप से भी कमी उसमें होती है, तब वो अपंगता कहलाता है, ठीक। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से अगर कमी नज़र आ रही है बच्चे में या किसी व्यक्ति में, तब वो अपंग होगा। 1995 में जब पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, जो विकलांगता की कैटेगरी में आती है, उन्होंने सर्वे किया था तो 7 प्रकार था अपंगता का। कितना प्रकार? 7 प्रकार था। 2016 में ये 21 प्रकार का अपंगता हो गया। कितने प्रकार का? अभी वर्तमान में अपंगता के कितने प्रकार हैं, नेट में सीटेट में पूछा था, तो अभी वर्तमान में 21 प्रकार हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये कब की रिपोर्ट में? तो जो विकलांगता जो विभाग का कार्य देखते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तो वो क्या है, आपके फिजिकल कितने आप डिसेबल हो उसकी जो प्रकार है अपंगता में 21 प्रकार 2016 में उन्होंने बताया था, जबकि 95 में 7 प्रकार था। अभी 3 गुना हो गए हैं, 7 या 21। तीसरा है असक्षमता। असक्षम मतलब मतलब क्या होता है? अंतःक्रिया, और सक्षमता मतलब आप अंतःक्रिया करने में सक्षम नहीं हो। आपको कुछ कहा जा रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसका अंतःक्रिया नहीं कर पा रहे हो, तब आप असक्षम होंगे। जैसे एक दोस्त ने कहा कि दीपक मैं कंप्यूटर चलाने में असक्षम हूँ, ठीक। बाद में हमें पता चला कि उसकी उंगलियों में दर्द है, तो उसने अपने असक्षमता मतलब वो अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है, खुद से वो प्रयास नहीं कर पा रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, तो वो हो गया अंतःक्रिया। खुद से अंदर से ही आवाज़ आना चाहिए काम करने का, तो अंदर से वो काम नहीं कर पा रहा है, हाथ में दर्द है उसके। एक शब्द आता है मानसिक मंदता, ठीक। किसे कहेंगे मानसिक मंद है? देखिए जिनकी बुद्धि लस्थी, देखिए लस्थी क्या होता है, वो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। मिनिमम 70 से अगर कम हुई बुद्धि लस्थी, है ना, जो स्लैब है उसका, तो उसे हम मानसिक मंद मानेंगे, ठीक है। मंद मतलब मंद बुद्धि, दिमाग से कमज़ोर, अरे मोटा दिमाग हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना गांव गांव में, वही चीज़। तो मानसिक मंदता क्या है? जिनकी बुद्धि लस्थी, ठीक है, जिनकी बुद्धि लस्थी क्या हो, निम्न हो जाए, उसे ही आप मानसिक मंद कहते हैं, ठीक। अब इसके बुद्धि लस्थी के 3 कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, पहले ये बात को देख लीजिए। तो मानसिक मंदता के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं भैया मानसिक मंदता के। इसमें जनरली किस चीज़ को ध्यान दिया जाता है? उसकी मानसिक आयु, जो यहाँ का सोचने का जो उसका आयु है, और शारीरिक आयु, ठीक है। तो मानसिक आयु शारीरिक आयु की अपेक्षा क्या हो जाती है? कम होता है। शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन दिमाग बढ़ नहीं रहा है। 20 साल का बेटा हो गया, हरकत कर रहे हैं 6 साल का, तो वो क्या हो जाएगा? मानसिक मंदता की कैटेगरी में शामिल होगा। देखिए क्रो और क्रो क्या कहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक है, ये मानसिक मंदता पे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की 70 से कम अगर बुद्धि लस्थी हो जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे? मानसिक मंद मानेंगे। ये कौन कह रहे हैं? तो ये क्रो और क्रो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में 70 से कम अगर बुद्धि लस्थी हो जाती है, बुद्धि लस्थी से ही हम बता पाते हैं कि वो मानसिक मंद है या नहीं है। तो मानसिक मंदता को देखने के लिए बुद्धि लस्थी का प्रयोग करते हैं, तो देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में 70 से अगर कम हुआ, तब क्या होगा? उसे मानसिक मंद माना जाएगा। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है क्रो और क्रो का। और 3 प्रकार हमको मनोवैज्ञानिकों ने इसके बताया है। जैसे पहला बोला, एक मानसिक मंदता अगर आपको चेक करना है तो सामान्य मानसिक मंदता होता है बोला, दूसरा मध्यम होता है, तीसरा गंभीर मानसिक मंदता होता है, ऐसा बोला। तो जो सामान्य तरीके से मतलब कम रूप से मानसिक जो मेंटल होते हैं ना, उसके लिए बता रहा है क्या? देखिए अगर उसकी बुद्धि लस्थी 70 से 50 के बीच में हो गई, तब उसे आप क्या बोलोगे? देखो 70 से कम हुआ ना, तब दिक्कत है। 70 तक कोई दिक्कत नहीं, 70 से कम हुई तब दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे 70 से 50 के बीच में अगर आपको दिखा, 70 से 50 के बीच में, ठीक है, मतलब 69 और यहाँ
से 50 तक का, तो 70 से 50 इन दोनों के बीच में जब दिखा तब आप उसे सामान्य मंदता कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि ऐसे स्थिति में उसे पढ़ाया जा सकता है। ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है कि सामान्य मंद लोगों को आप पढ़ा सकते हो, उसे सिखा सकते हो, इसे पढ़ाया जा सकता है सामान्य मंदता को 70 से 50 बुद्धि लस्ती के स्थिति में। जो दूसरा है कैटेगरी वो है मध्यम मानसिक मंदता। कई बच्चा जो है मध्यम कैटेगरी में आता है, मानसिक मंदता में तो सामान्य था, बीच में था मध्यम कैटेगरी का। इसका बुद्धि लस्ती क्या होता है 49 से 35 हो जाता है। क्या होता है 49 से 35 के बीच में अगर इसका बुद्धि लस्ती आ रहा है किसी बच्चे का, तो वो मानसिक रूप से अपंग होगा या मंद होगा। मंद मतलब धीमा, तो मानसिक धीमा होगा लेकिन मध्यम। किस कैटेगरी का? मध्यम। उसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग से सिखाने का कोशिश कर सकते हैं मध्यम कैटेगरी के बच्चों को। लेकिन जो तीसरा मानसिक मंदता है वो है गंभीर मानसिक मंदता। अर्थात इस स्थिति में बच्चा क्या है बहुत गंभीर मानसिक मंद होता है और बुद्धि लस्ती 35 से कम हो जाता है। ये स्थिति में जब कोई बच्चा गंभीर रूप से मानसिक मंद है तो उसकी बुद्धि लस्ती 35 से नीचे होती है। और याद रखेंगे कि ऐसे स्थिति में बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता। कोई वो नहीं सीखेगा, वो पागल है, मतलब कहना चाहिए कि बहुत मंद है। वो 35 से अगर कम है, सीधा 50% हो जा रहा है नीचे, तो ऐसी स्थिति में बच्चा नहीं पढ़ा सकते। आप उस बच्चे को नहीं सिखा सकते, आप उसको तो उसे आप पढ़ा नहीं सकते। टेट नेट में कैसा पूछेगा आपसे या टीचर भर्ती में कि किस कैटेगरी के बच्चे को गंभीर मानसिक मंदता में रखा जाता है, तो ये बात आप याद रखना 35 से कम बुद्धि लस्ती होगा उसे, जिसे नहीं पढ़ाया जा सकता। अब देखिए ये सारी चीज़ों के अलावा जो इम्पोर्टेंट रखता है वो है शिक्षकों की भूमिका। एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, समझिए इस बात को। सबसे पहले उसकी भूमिका होना चाहिए कि वो क्या करे, उस बच्चे की पहचान कर सके कि वो देख पा रहा है, दृष्टि उसमें सही है कि नहीं है, दृष्टि क्षमता या श्रवण क्षमता, ठीक है, कान और नेत्र। तो वो पहले क्या करे, वो टीचर ये प्रयास करे कि भाई बच्चा जो उसके पास पढ़ रहा है उसके विद्यालय में, उसको आइडेंटिफाई कर सके कि वो देखने में कितना सक्षम है, सुनने में कितना सक्षम है। कई बार ये गलती अभिभावकों से और शिक्षकों से हो जाती है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को कोई फोकस नहीं करता, लेकिन ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है शिक्षकों की कि स्कूल के बच्चे में ये दृष्टि और श्रवण के गुण को पहचान करे। पहला काम शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ द टीचर। दूसरा देखो, जब वो पहचान कर लिया कि वो कम देख रहा है, कम सुन रहा है या उसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करे, शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन करे, एजुकेशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराए उन कैटेगरी के बच्चों के लिए जो दृष्टि या फिर श्रवण के रूप से कमज़ोर हैं। ठीक है, पहला तो पहचान किया, दूसरा क्या किया, एजुकेशनल प्रोग्राम को उसने ऑर्गेनाइज किया और उन बच्चों को बुलाया ताकि इस पे मैं सुधार करके इन्हें सिखा सकूं। तीसरा, अब उचित सहायक सामग्री भी प्रदान करने का कोशिश करे। जब बच्चा आ गया है उस प्रोग्राम में तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि उसको उचित सहायक सामग्री दे जिससे वो देख सके, जिससे वो सुन सके और उनका शैक्षणिक विकास हो सके। तो इस शिक्षक की भूमिका होती है, ये काम शिक्षक को करना चाहिए। अब जब बच्चा आ गया है तो ये भी ध्यान देखना है कि वातावरण जहाँ पे हम बच्चे को बुलाए हैं वो उसके अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को वहाँ बुलाए हैं तो ध्यान भी देना है कि कोई उसके शरीर के बनावट का, कोई उसके संरचना का, कोई उसकी आँखों का, कोई उसके कान का या बहरेपन का या अंधेपन का मजाक ना उड़ाए। ठीक है, तो वातावरण का भी अपना अलग प्रभाव पड़ता है, तो वातावरण को उनके अनुकूल करने की भी कोशिश शिक्षक को करना होगा। ठीक है, यही क्लास में कुछ समय पहले बनाया था, वीडियो मेरा क्रैश हो गया था, साउंड नहीं आ रहा था, फिर से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया हूँ। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने आसपास के भाई बहन को, दोस्त यारों को, सबको बताएं कि भाई मैं कम से कम फ़ी में CGPSC, CG व्यापम, पटवारी, RI, टीचर्स भर्ती, हॉस्टल वार्डन सबकी क्लासेस ले रहा हूँ।
बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत सहज तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मेरे इतने सारे वीडियोस यूट्यूब में डले हैं, देख सकते हैं। और अगर कोई कोर्स को आपको पेड कोर्स खरीदना है, घर बैठ के एक रणनीतिबद्ध तैयारी करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, उसमें आप हमारे टीम से व्हाट्सएप में संपर्क कर लें या कॉल कर लें। कोशिश करें कि व्हाट्सएप कर लें, क्योंकि हर दिन इतने सारे बच्चों को कॉल आता है, कॉल रिसीव कर पाना मुश्किल होता है, तो व्हाट्सएप कर लें। और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, नीचे लिंक से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के एप्लीकेशन को पे रजिस्टर कर लें और अपने पसंद का कोर्स खरीद लें। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का सारे कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा एजुकेशन एफर्ट्स, मेरा पढ़ाना, मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ आता है, तो बिल्कुल आप मेरे प्रयासों को भी क्या करें, थोड़ा सा आप अपलिफ्ट करने में मेरी मदद करें। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया शिद्दत से उतना ही रिवीजन करें, एक्स्ट्रा रिवीजन करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया उसी चीज़ को ही लेकर के आप आगे चलने की कोशिश करें। निसंदेह ये बहुत ही आपका योगदान देगा एग्ज़ाम में। और ऐसे ही हर टॉपिक को अगर सहज तरीके से पढ़ना है, सरल शब्दों में पढ़ना है, किताबी दुनिया में तो तरह तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप तुरंत पेड कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और हमसे जुड़ें। हमारा मोबाइल नंबर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर है 955752 फिर 4321। आई रिपीट इट, 9575204321। आप इसमें क्या करें, हमें कॉल और मैसेज कर लें और गूगल प्ले स्टोर में जाके माधव पहल एकेडमी का क्या करें, आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें और अपने पसंद का कोर्स, आपको सब चीज़ वहीं से मिल जाएगा, है ना। अगर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ना है, खाली इतिहास पढ़ना है, तो इतिहास का कोर्स आपको 999 में पूरा मिल जाएगा। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और मॉडर्न इंडिया के सारे फैक्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट सब रहेंगे। खाली संविधान पढ़ना है तो 699 रुपये में वो मिल जाएगा, आप देख लेना उसको। खाली इकोनॉमिक्स लेना है तो 499 मिल जाएगा। सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ठीक है।